हेलो दोस्तों वेलकम टू द माय चैनल स्टडी ऑफ कॉमर्स। दोस्तों हम पिछले क्लास में जो है बीकॉम सेकेंड ईयर का बिजनेस इन्वायरमेंट में पढ़ रहे थे। सेकेंड चैप्टर अभी तक हम लोगों ने कवर किया है, लेकिन हाल ही में जो है परीक्षाओं को देखते हुए हम आज से जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और टोटल जो है हम इसमें 14,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है एक नोट्स रख सकते हैं पास में, और जो जो भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, उसका आंसर जो है ट्रिक करते जाइएगा और इसमें आंसर आपको जो है टोटल बताया जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके जो है डेली इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला हमारा क्वेश्चन है, मुद्रा को परंपरागत दृष्टिकोण से परिभाषित इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखेंगे जो ये मुद्रा की जो परंपरागत परिभाषाएं दी गई थी, आप लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में ही पढ़े हैं इसको। तो जो मुद्रा की परंपरागत परिभाषा दी गई है वो किस प्रकार थी, तो देखिए ना, ये जो है नोट के हिसाब से था, नोटों पे नहीं था ये, और ना ही जो है बैंकों की कुल जमाओं पे था। तो इसमें जो आंसर हमारा होगा वो होगा नोट एवं बैंकों की मांग जमाएं, यानी आंसर जो हमारा होगा वो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। मुद्रा के प्रकार में निम्न शामिल हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे बैंक साख, बिल्कुल बैंक साख जो है मुद्रा का एक प्रकार है। पत्र मुद्रा भी एक क्या है, तो मुद्रा का प्रकार है। धातु मुद्रा भी जो है एक पत्र मुद्रा के रूप में देखा जाता है। अब इसमें जो ऑप्शन डी है हमारा सोना, ये क्या होगा, तो ये गलत होगा, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी सोना। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो होगा हमारा वो क्या होगा, तो आंसर होगा सोना, यानी मुद्रा के जो प्रकार हैं उसमें शामिल नहीं है, तो सोना इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये भी आप लोग जो है पीछे पढ़े हैं। तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, वर्तमान मुद्रा का आविष्कार हुआ। वर्तमान मुद्रा का आविष्कार जो है कैसे हुआ, कब हुआ, तो इसमें हम लोग देखेंगे ऑप्शन को अगर देखते हैं तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हो सकता है, आर्थिक विकास करने के लिए ये भी हो सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि करने के लिए। और देखिए यहाँ पे जो है, और ऑप्शन डी जो है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसमें अगर हम देखें इन तीनों ऑप्शन को देखा जाए, ए और बी और सी को देखा जाए, तो वर्तमान मुद्रा का जो आविष्कार हुआ है, वर्तमान मुद्रा का जो आविष्कार हुआ है वो वस्तु विनिमय के लिए कराया गया है। यानी वस्तु विनिमय इस समय हम देखें प्रेजेंट में, आधुनिक समय में देखा जाए तो वस्तु विनिमय किस रूप में होता है, तो मुद्रा के रूप में होता है। ठीक है ना, यानी कि वस्तु विनिमय जो प्रणाली है उनके कठिनाइयों को दूर करना, न कि आर्थिक विकास करने के लिए। ठीक है ना, मुद्रा से आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। हम किस लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं, तो वस्तु को विनिमय करने के लिए। अगर मुद्रा ना हो तो वस्तु का विनिमय संभव नहीं है, यानी ऑप्शन ए जो होगा हमारा वो क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखें। चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं उसे क्या कहते हैं। यानी जिस मुद्रा के में जो है देश में के समस्त लेन देन हो रहे हैं, जिस मुद्रा में देश में समस्त लेन देन होते हैं उसे हम क्या कहेंगे। क्या हम प्रधान मुद्रा कहते हैं, सांकेतिक मुद्रा कहते हैं, पत्र मुद्रा कहते हैं, क्या इसमें से कोई नहीं है। तो इन तीनों परिभाषा और तीनों विकल्पों को देखा जाए तो प्रधान मुद्रा क्या है, तो प्रधान मुद्रा वे मुद्राएं होती हैं जो देश में हम स्वीकार करते हैं, जिन मुद्राओं को हम स्वीकार करते हैं। तो देखिए अपने देश में जो है पत्र मुद्रा भी है, धातु मुद्रा भी है। ठीक, तो ऑप्शन सी तो इसमें होगा नहीं, पत्र मुद्रा केवल यहाँ पे पत्र मुद्रा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। इसके साथ अगर ये विकल्प सही भी है तो इसके साथ जो है धातु मुद्रा भी होना चाहिए, और भी बहुत सारे मुद्राओं के रूप हैं, चेक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो भी होने चाहिए। तो अगर हम देखें तो प्रधान मुद्रा जो है वो क्या है, हमारा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यानी कि जिस मुद्रा में देश के समस्त लेन देन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो प्रधान मुद्रा कहते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखा जाए। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में अधिकतर विनिमय का कार्य होता है। यानी जो पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था है उसमें अधिकतर विनिमय का कार्य होता है, किन रूप में होता है। ठीक है, पिछड़ी अर्थव्यवस्था में, तो वहाँ पे हम देखेंगे क्या, अब देखिए जहाँ पे पिछड़ा हुआ अर्थव्यवस्था है तो वहाँ पे मुद्रा के माध्यम से तो होगा नहीं, धातु के माध्यम से तो होगा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तरलता तो होगा नहीं बिल्कुल। तो ऑप्शन एक बच रहा है हमारा, ऑप्शन सी,
वस्तु विनिमय प्रणाली से, यानी वहाँ पे जो लेन देन होगा, आप लोग प्राचीन समय में देखिए तो उस समय जो है अर्थव्यवस्था इतना विकसित नहीं था, तो उस समय लेन देन किस रूप में होता था, तो हम लोग जो है वस्तु विनिमय करते थे। आप लोग इंटर में पढ़े होंगे कॉमर्स में कि वस्तु विनिमय, तो वस्तु विनिमय जो है हम एक वस्तु को दे के दूसरे वस्तुओं को ले लेते थे। ठीक है, तो ये जो मुद्राएं हैं यानी वस्तु विनिमय जो प्रणाली है वो पिछड़ी अर्थव्यवस्था में जो है अधिकतर विनिमय का कार्य करता है। ठीक है, ये आपका जो है टोटल 5 क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य, धात्विक यानी धात्विक मूल्य घोषित मूल्य से कम होता है उसे हम क्या कहेंगे। देखिए यहाँ पे धात्विक मूल्य होता है और एक घोषित मूल्य होता है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, यानी जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य जो होता है घोषित मूल्य से कम होता है उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, इन 6 क्वेश्चन जो है हमारा उसका आंसर क्या होगा, तो इसका विकल्प देखा जाए तो एक तो है प्रधान मुद्रा, एक है सांकेतिक मुद्रा और एक है वस्तु मुद्रा, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा सांकेतिक मुद्रा, यानी जिस मुद्रा का धात्विक मूल्य जो होता है घोषित मूल्य से कम होता है उसे हम सांकेतिक मुद्रा के रूप में देखते हैं। ठीक है, इसका जो ये जो धात्विक मूल्य है और घोषित मूल्य जो है इसको पीछे पढ़ाया गया था, आप लोग इसको देख सकते हैं। 7वां जो क्वेश्चन है हमारा, अगला जो क्वेश्चन है, एन आउटलाइन ऑफ मनी के लेखक कौन है। ठीक है, ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपका मिलेगा आपको जो मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें ये चीज़ पढ़ाया गया था, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारे पुस्तक के लेखक हैं, उसमें आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसके जो राइटर थे वो थे क्राउथर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए एन आउटलाइन ऑफ मनी के लेखक जो है क्राउथर थे। ठीक है, 8वां क्वेश्चन देखा जाए तो 8वां जो क्वेश्चन होगा हमारा वो है मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाती है। ये परिभाषा किसने दिया था, ये कथन जो है किसका है, यानी मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक विज्ञान चक्कर लगाती है, ये परिभाषा जो है किसने दिया था, तो ये परिभाषा जो है आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा, प्रोफेसर मार्शल ने दिया हुआ है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, ए ट्रीटाइज ऑन मनी के लेखक कौन है। ठीक है ना, ए ट्रीटाइज ऑफ मनी के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक होंगे कौन है, तो J.M. कीन्स। ठीक है, ये भी उसी में ये परिभाषा दिया हुआ है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं पीछे मनी एंड फाइनेंशियल में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन पे आया जाए। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो प्रोफेसर किनले ने मुद्रा के समस्त कार्यों को प्राथमिक, गौण एवं आकस्मिक कार्यों में बांटा। उन्होंने निम्न में से कौन से कार्य प्राथमिक कार्य बताए। ठीक है, यानी किनले ने जो है मुद्रा के समस्त कार्यों को प्राथमिक और गौण और आकस्मिक कार्यों में बांट दिया, और उन्होंने जो है निम्न में से कौन से कार्य को प्राथमिक कार्य में रखा। तो विकल्प को देखा जाए तो पहला विकल्प है हमारा विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का माप। ठीक, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। मूल्य का माप एवं साख का आधार, साख का आधार तो होगा नहीं। स्थगित भुगतान का मान एवं मूल्य का हस्तांतरण, ये भी नहीं होगा। मूल्य हस्तांतरण एवं चयन का साधन, यानी इसमें ऑप्शन जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन ए, विनिमय का माध्यम एवं मूल्य का माप। ठीक है, टोटल आपके जो है 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, तो निम्न में से कौन सी मुद्रा सांकेतिक मुद्रा है। निम्न में से जो है कौन सी मुद्रा जो है सांकेतिक है। अभी हम लोग पीछे ही पढ़े थे, पीछे वाले ही क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। अब देखिए सांकेतिक मुद्रा क्या क्या होता है, जो हमें सांकेतिक रूप से दिखता है, संकेत देता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है, तो आप लोग देखेंगे सोने के सिक्के तो होंगे नहीं, चांदी के सिक्के होंगे नहीं, तो कागज़ के नोट। आप लोग सांकेतिक मुद्रा क्या होता है अपने देश में, क्या है, तो कागज़ का नोट है एक प्रकार से। ठीक है ना, जो नोट है वो सांकेतिक मुद्रा है। उस पर आप लोग देखेंगे लिखा रहता है नोटों पे, क्या लिखा रहता है कि मैं धारक को जो है इतने रुपए देने का वचन करता हूँ। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन जो होगा सी होगा। 12वां क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से कौन से कार्य गौण कार्य हैं। यानी 12वां जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कार्यों के बारे में पूछ रहा है, मनी के कार्यों के बारे में पूछ रहा है एक प्रकार से, कि निम्न में से जो है कौन से कार्य गौण कार्य होंगे। ठीक, तो इसमें से जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी सी, स्थगित भुगतान का मान एवं मूल्य का हस्तांतरण करना। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है,
कानूनी मुद्रा का रूप जिस किसे दिया जाता है, कानूनी मुद्रा का जो रूप है वो किसे दिया गया है, कानूनी मुद्रा का रूप किसे दिया गया है। तो आप लोग जानते भी होंगे, जो सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निकाली जाती है। अब ऐसा थोड़ी कि आप नोट छाप देंगे और मान्य हो जाएगा, नहीं होगा ना। ठीक, राज्य सरकार भी इसको नहीं छापती है, तो ये इसको केंद्रीय बैंक द्वारा निकाली जाती है, ठीक है ना। और सरकार के द्वारा भी निकाला जाता है, जैसे नोटों का जो निर्गमन होता है वो आरबीआई करती है, केंद्रीय बैंक करता है, और जो सिक्के होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा जो है निर्मित किया जाता है। ठीक है, ये आपके जो है टोटल 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 14वां क्वेश्चन देखा जाए, 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो ये जो क्वेश्चन है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य, ठीक है ना, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे। मुद्रा की यह परिभाषा जो है निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने दिया है। यानी कि मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करता है, इस परिभाषा को जो है किसने दिया है। तो इसका जो परिभाषा है, क्या जर्मन अर्थशास्त्री नेप ने दिया है? नहीं दिया है। हार्टले विदर्स ने दिया? जी हाँ। यानी 14 का जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो उसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा बी। ठीक है, उसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हार्टले विदर्स ने दिया है। यानी मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करे, ये परिभाषा जो है हार्टले विदर्स ने दिया हुआ था। प्रोफेसर टॉमस ने भी नहीं दिया था, प्रोफेसर सिजविक ने भी नहीं दिया था। यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 15वां क्वेश्चन देखा जाए, मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुद्रा के अंतर्गत जो है कौन कौन से मदों को शामिल किया गया है। तो क्या केवल जनता के पास नकदी को शामिल किया जाता है? तो नहीं। जनता के पास नकदी व बैंकों के पास मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट जिसे कहते हैं, क्या उसको जमा किया जाता है? तो नहीं। जनता के पास नकदी, बैंकों के पास मांग तथा सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट को, जी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मुद्रा के अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी जनता के पास जो नगद होता है वो, बैंकों के पास जो मांग होता है वो, मांग जमा जो होता है, और जो है फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो, उन सभी को जो है शामिल किया जाता है। ठीक है ना। 16वां क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, तो मुद्रा को मनुष्य के मौलिक आविष्कारों में से एक माना जाता है। मुद्रा को जो है मनुष्य के मौलिक आविष्कारों में से एक माना जाता है, क्यों माना जाता है। ठीक है, मुद्रा को जो है मनुष्य के मौलिक आविष्कारों में से एक क्यों माना जाता है। तो इसका ऑप्शन देखें, क्योंकि मुद्रा ने मनुष्य की अनेक कठिनाइयाँ दूर कर दी हैं। बिल्कुल सही बात है। मुद्रा से, दूसरा विकल्प है, मुद्रा से पहले कोई आविष्कार नहीं हुआ था। ये गलत है, ऐसा थोड़ी है कि मुद्रा से पहले कोई आविष्कार ही नहीं हुआ था। ऑप्शन सी क्या है, तो मुद्रा के कारण अन्य अनेक आविष्कार हुए हैं, ये भी हो सकता है। चौथा ऑप्शन क्या है, तो मुद्रा का आविष्कार अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने किया था। ये तो गलत है। यानी इसमें ऑप्शन ए और सी जो है थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो मुद्रा को मनुष्य के मौलिक आविष्कारों में से एक माना जाता है। मुद्रा को, यानी मुद्रा जो है क्या मौलिक आविष्कारों में से एक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ये ए सही होगा, क्योंकि मुद्रा जो है, मुद्रा ने जो है मनुष्य की अनेक कठिनाइयों को दूर कर दी है, न कि मुद्रा के कारण जो है अनेक आविष्कार हुए हैं। पहले तो मुद्रा जो है मनुष्य की अनेक कठिनाइयों को दूर किया, बाद में जो है मुद्रा के कारण अनेक आविष्कार हुए हैं। तो पहला ऑप्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा, सही होगा, यानी आंसर इसका ए होगा। 17वां क्वेश्चन देखा जाए, 17 नंबर क्वेश्चन जो है क्या पूछ रहा है, मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं। मुद्रा के कौन कौन से जो है प्राथमिक कार्य हैं। तो इसका विकल्प देखा जाए, विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापन हो सकता है, विनिमय माध्यम तथा मूल्य का संचय, मूल्य का संचय नहीं होगा इसमें, मूल्य का मापन तथा मूल्य का संचय ये भी नहीं होगा, मूल्य का संचय जब इसमें दिया हुआ तो नहीं होगा, मूल्य का मापन भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी मुद्रा के प्राथमिक कार्य माने जाते हैं, क्या माने जाएंगे, तो विनिमय का माध्यम तथा मूल्य मापन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन है हमारा वो है 18 नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है, तो मुद्रा की परिभाषा में निम्न कथन सही है। इसमें कौन कौन सा जो कथन है वो सही है, तो ऑप्शन ए बी सी डी इसमें से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है, तो वह वस्तु जो वस्तुओं एवं सेवाओं के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती हों। बी ऑप्शन क्या है, तो जिस पर कानूनी स्वीकृति हो। सी क्या है, तो स्वर्ण के मूल्य स्थिर हो। और डी ऑप्शन क्या है, तो जो करों का भुगतान करने में काम आती है। तो देखिए इसमें तो है जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल नहीं होगा,
सी ऑप्शन भी जो है वो भी नहीं होगा। बी ऑप्शन क्या पूछ रहा है, जिस पर कानूनी स्वीकृति हो, ये भी सही नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो ए होगा वो क्या होगा, आंसर होगा। यानी 18 का आंसर जो होगा ए ऑप्शन होगा। वह वस्तु जो वस्तुएं एवं सेवाओं के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति आवश्यक होती है। ठीक है, क्या ये कहना सही है या गलत है, ये आपको बताना है। आर्थिक विकास के लिए मुद्रास्फीति आवश्यक होती है, क्या ये सही है या गलत है। तो देखिए ये बिल्कुल सत्य भी नहीं है। मुद्रास्फीति क्या आवश्यक है, तो नहीं भाई, बिल्कुल सत्य नहीं है। क्या ये गलत है, तो गलत भी नहीं हो सकता है। तो ये कुछ सीमा तक जो है आवश्यक है। अगर मुद्रास्फीति न हो तो हम कंट्रोल कैसे करेंगे अपने अर्थशास्त्र पे, अपने मुद्राओं पे। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा वो आंसर होगा इसका। कुछ सीमा तक जो है ये बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए। आर्थिक क्षेत्रों में शिथिलता यानी रिसेशन का कारण क्या है। आर्थिक क्षेत्रों में जो है रिसेशन क्यों आता है, ठीक है, रिसेशन का कारण क्या है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है मुद्रास्फीति के कारण तो नहीं, मुद्रा संकुचन के कारण, निष्पन्द स्फीति के कारण, मुद्रा अवमूल्यन के कारण। तो इसमें से ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा बी सही होगा इसका, बी आंसर होगा। यानी मुद्रा संकुचन के कारण जो है क्या आता है, तो रिसेशन का कारण बनता है। मुद्रा संकुचन जब होता है तो उस स्थिति को जो है हम रिसेशन का दौर मानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है हमारा वो क्या पूछ रहा है, तो मुद्रास्फीति की अवस्था में निम्न वर्ग को आर्थिक लाभ होता है। यानी मुद्रास्फीति की अवस्था में जो है किन किन वर्गों को जो है लाभ हो सकता है। तो इसमें देखा जाए तो उत्पादक वर्ग को लाभ हो सकता है, बिल्कुल सही है। व्यापारी वर्ग को लाभ होगा, ये भी सही है। और सी ऑप्शन क्या है, तो उक्त दोनों वर्ग। सी क्या पूछ रहा है, तो सी जो है हमारा दोनों पूछ रहा है। यानी जब उत्पादक को लाभ होगा तो व्यापारी को भी लाभ होगा, क्योंकि जो व्यापारी होता है एक उत्पादक के ही रूप में देखा जाता है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हमारा, तो मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है किन किन चीज़ों पे पड़ता है। ठीक है ना, मुद्रास्फीति का जो प्रतिकूल प्रभाव है किन चीज़ों पे पड़ता है ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो इसमें क्या सरकार पे पड़ता है, क्या निश्चित आय वर्ग पर पड़ता है, क्या अनिश्चित आय वर्ग पे पड़ता है, नहीं, ऋणी वर्ग पर पड़ता है तो नहीं, सरकार पे पड़ेगा इसमें तो नहीं। यानी इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा बी, निश्चित आय वर्ग पर जो है मुद्रास्फीति का प्रतिकूल प्रभाव देखा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।